सही एवं आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइज आप लोगों के लिए मैं रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी 2025 का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आई हूँ गाइज, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड कोशिश करिएगा नोट बनाने लेने का, क्योंकि नोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नोट करिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है रिवीजन करिए। तो चलिए इस रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी 2025 की जीके जीएस की टॉप लेवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि भारतीय रेलवे की सबसे लंबी ट्रेन निम्नलिखित में से कौन सी है। बताइए, आपको बताना है कि भारतीय रेलवे की सबसे लंबी ट्रेन यहाँ पे पूछ रहा है, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन ऑप्शन ए गतिमान, या ऑप्शन बी एनाकोंडा, या ऑप्शन सी शेषनाग, या ऑप्शन डी सुपरवासिकी। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुपरवासिकी जो है ये भारत की सबसे लंबी ट्रेन है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी भारतीय रेलवे की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है, सुपरवासिकी। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। सबसे पहले आपको याद रखना है कि सुपरवासिकी जो है यह एक मालगाड़ी ट्रेन है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है यात्री ट्रेन नहीं है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि यह एक मालगाड़ी ट्रेन है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें तो सबसे लंबी है, तो इसका आपको लंबाई याद रखना ही पड़ेगा। तो जो सुपरवासिकी की अगर हम लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है गाइस 3.2 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है, ये आपको ध्यान रखना है। 3.2 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि इसकी ट्रेन की जो लंबाई 3.2 किलोमीटर है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, इसकी लंबाई है। अगर आप इसके एक ट्रेन के जो है एक छोर से आप इसके अंतिम छोर तक जाएंगे तो इसमें आपको जाने में 1 घंटा लगेगा। यानी कि अगर आप ट्रेन के स्टार्टिंग पॉइंट से जाते हैं, स्टार्टिंग से आप जो है स्टार्ट से लेकर एंड तक जाने में आपको कितना समय लगेगा ट्रेन के, तो 1 घंटा आपको समय लग जाएगा। ये इतना लंबा ट्रेन है, ठीक है। तो इसकी लंबाई आपको याद रखना है 3.2 किलोमीटर है। उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस तो यहाँ पे आपको सेकेंड पॉइंट थर्ड पॉइंट याद रखना है कि ये जो ट्रेन है इसमें टोटल आपको याद रखना है कितना डब्बा है, तो 295 डब्बा है, ये आपको ध्यान रखना है। इस ट्रेन में अगर हम डब्बे की बात करें गाइस तो याद रखिएगा सुपरवासिकी में जो है 295 डब्बे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है 6 इंजन है, ठीक है। तो अगला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि 295 डब्बे हैं और 6 इंजन इसको जो है करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 6 इंजन है इसमें, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा अब हम अगर हम बात करें कि ये ट्रेन जो है ये कहाँ से कहाँ तक चलती है, तो इस ट्रेन की अगर हम बात करते हैं मार्ग के बारे में, ठीक है, कि ये ट्रेन चलती कहाँ से कहाँ तक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये जो ट्रेन है ये आपके छत्तीसगढ़ से लेकर महाराष्ट्र तक चलती है। यानी छत्तीसगढ़ के आप कोरबा से कह सकते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ की ये कहाँ से चलती है गाइस, तो ये स्टार्ट ये ट्रेन होती है, ये होती है छत्तीसगढ़ से। वो भी आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ के कोरबा से होती है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है छत्तीसगढ़ के कोरबा से होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और कहाँ जाती है गाइस, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के कोरबा से कन्याकुमारी तक, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। सॉरी, मैंने कन्याकुमारी बोल दिया, छत्तीसगढ़ के कोरबा से नागपुर तक, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ के कोरबा के नागपुर तक ये ट्रेन चलती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस ट्रेन के बारे में आपको मैंने जितना इन्फॉर्मेशन लिखा है वो सारे परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। तो मानव शरीर में जो पसलियों के जोड़े होते हैं ये आपको बताना है कितने होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे सही से तो यहाँ पे आपसे जोड़े पूछ रहा है, ठीक है। तो 10 जोड़े होते हैं, या ऑप्शन बी 11 जोड़े होते हैं, या ऑप्शन सी 12 जोड़े होते हैं, या ऑप्शन डी 13 जोड़े होते हैं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 जोड़े होते हैं। यानी कि अगर हम बात करते हैं मानव शरीर में टोटल कितनी पसलियां होती है गाइस, याद रखिएगा 12 जोड़े होते हैं, यानी कि 24 पसलियां होती है। तो अगर जोड़े में पूछे तो 12 हो जाएंगे, और सीधा अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मानव शरीर में कितने पसलियां होते हैं गाइस, तो याद रखिएगा मानव शरीर में 24 पसलियां होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जो पसलियां रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती है। तो अगर हम पसलियों की बात करेंगे तो याद रखिएगा ये पसलियां रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती है। अगर आप पिक्चर में देख रहे गए तो ये आपको यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पूरा क्लियरली कि ये जो पसलियां है, मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ये पसलियां जो है ये किससे जुड़ी हुई है, ये आपके रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ये पसलियां जो है याद रखिएगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ
ये पसलियां जो है ये क्या करती है गाइस, ये देखिएगा, ये पसलियां रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती है और छाती का निर्माण करती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये पसलियां रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती है, रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती है, और जो है ये क्या करती है, रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती है और छाती का निर्माण करती है। तो यहाँ पे जो पॉइंट लिखा रही है इसे आप याद रखिएगा। रीढ़, क्योंकि पूछा जाता है कि पसलियां जो है वो कौन सी हड्डी से जुड़ी होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि पसलियां रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती है। और इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये जो है ये छाती का निर्माण करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर रीढ़ की हड्डी जुड़ी होती है, ये किसका निर्माण करेगी, छाती का निर्माण करती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें गाइस, तो याद रखिएगा, ये जो हड्डी होती है, ये हड्डी बहुत जो है आपको याद रखना है लचीली होती है। ठीक है, छाती का निर्माण करती है। उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस, तो ये जो हड्डी होती है, जो आपकी पसलियां जो होती है गाइस, ये आपकी जो है आपको ध्यान रखना है, ये जो है लचीली होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कैसी होती है, ये लचीली होती है। ठीक है, लेकिन ये मजबूत भी होती है। ठीक है, लचीली होती है लेकिन ये मजबूत भी होती है। अगर ये हड्डी टूट भी जाती है आपकी, तो ये जुड़ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये लचीली होती है लेकिन मजबूत भी होती है। अब मेरा प्रश्न आप सभी से ये है गाइस कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है कि मनुष्य के खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि खरीफ के मौसम में किसका उत्पादन नहीं किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है गाइस, आपको बताना है कि खरीफ के मौसम में जो है निम्नलिखित में से कौन है जिसका उत्पादन नहीं किया जाता है। बाजरा और चावल दोनों का, या ऑप्शन बी मक्का और ज्वार का, या ऑप्शन सी जौ और सरसों का, या ऑप्शन डी ज्वार और चावल का। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जौ और सरसों का नहीं होता है, क्योंकि ये जो है ये जौ और सरसों जो है ये आपकी रबी की फसल है। ठीक है, ये खरीफ की फसल नहीं है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें जौ और सरसों जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये रबी की फसल है। खरीफ की फसल की हम बात करेंगे कि खरीफ का फसल कौन कौन सा है, इसकी बुआई कब होती है और इसकी कटाई कब होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक एक पॉइंट करेंगे, जो कि किसके बारे में करेंगे, खरीफ की फसल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके बात करते हैं खरीफ की फसल की बुआई के बारे में। मई से जुलाई के बीच में ये आपको ध्यान रखना है। खरीफ की फसल जो है ये क्या है गाइस, याद रखिएगा, मई से जुलाई के बीच में जो है ये बोई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। खरीफ की फसल जो है ये आपको ध्यान रखना है, मई से जुलाई के बीच बोई जाती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, मई से जुलाई के बीच बोई जाती है। और अगर हम बात करें कि इसकी जो है कटाई कब होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मई से जुलाई के बीच में ये बोई जाती है। और याद रखिएगा, बोई जाती है और काटी कब जाती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके जो है काटी जाती है अक्टूबर से नवंबर के बीच में ये काटी जाती है। तो ये दोनों आपको याद रखिएगा, क्योंकि पूछा जाता है कि खरीफ की फसल हो या रबी की फसल हो, इसे कब काटा जाता है, कब बोया जाता है, या कौन सी फसल है जो खरीफ की है और कौन सी फसल है जो रबी की है। ठीक है ना, तो ये सब पूछा जाता है, तो ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये अक्टूबर से और नवंबर के बीच जो है आपको ध्यान रखना है, अक्टूबर के नवंबर के बीच जो है ये काटी जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जो है आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी फसल है जो कि खरीफ की फसल है, तो काटी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि कौन कौन सी फसल है जो खरीफ की फसल है। तो याद रखिएगा, मक्का, मक्का जो है ये खरीफ की फसल है, ये आपको ध्यान रखना है, मक्का जो है ये खरीफ की फसल है। इसके अलावा अगर हम बात करें चावल, चावल जो है ये भी खरीफ की फसल है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका पटसन, पटसन जो है ये भी खरीफ की फसल है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका जो है ज्वार, ज्वार भी जो है ये भी आपकी खरीफ की फसल है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका हो गया बाजरा। ठीक है ना, तो बाजरा जो है ये भी आपकी जो है खरीफ की फसल है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि रबी की फसल, जैसे कि जौ और सरसों रबी की फसल है, तो और कौन कौन सी फसल है जो रबी की फसल है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आपका अगर ऑप्शन में गेहूं रहता है तो ये भी आपका है, ये गेहूं जो है ये आपकी रबी की फसल है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका चना हो गया, ये भी रबी की फसल है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है मटर, ये भी आपका जो है रबी की फसल है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो आपको बताना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो 2014 में हुई थी, या ऑप्शन बी 2018 में हुई थी, या ऑप्शन सी 2012 में हुई थी, या ऑप्शन डी 2016 में हुई थी। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत 2014 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना। और सुकन्या समृद्धि योजना की अगर हम बात करें तो इसमें आपको याद रखना है, 2 बेटियों का आप इसमें खाता खुलवा सकते हैं। ये है क्या, मैं वो समझा रही हूँ आपको। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसमें जो है 2 बेटियों का खाता खुलता है, और 2 बेटियों का बचत खाता खुलता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है 2 बेटियों का बचत खाता जो है खुलता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें क्या होता है कि अगर जुड़वा बेटी है तो 3 भी आप खुलवा सकते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, 14 वर्षों तक जो है आप 2 बेटियों का जो है बचत खाता खुलवाने के बाद 14 वर्षों तक आप इसमें जो है राशि जमा करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 14 वर्षों तक आप जो है जमा इसमें कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 14 वर्षों तक जमा करते हैं आप राशि, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो जब आपकी बेटी अगर 18 साल की होगी तो आप 50% आप इसमें से अमाउंट निकलवा सकते हैं। और हाँ, सब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको क्या याद रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं राशि लिख देती हूँ, वरना आप लोगों को समझ आया या ना है। याद रखिएगा 14 वर्षों तक इसमें राशि जमा करते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर बेटी का उम्र जो है अगर 10 वर्ष से अधिक है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है 10 वर्ष से अधिक उम्र है तो खाता नहीं खुलेगा, ठीक है ना। 10 वर्ष से कम उम्र वाले का ही आप खाता खुलवा सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के तहत, ठीक है। तो 10 वर्ष से अधिक उम्र के बच्ची का जो है ये खाता नहीं खुलेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि निम्न में से कौन उष्ण कटिबंधनीय मरुस्थल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि उष्ण कटिबंधनीय मरुस्थल का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको क्या किसके बारे में बता रही हूँ, उष्ण कटिबंधनीय मरुस्थल के बारे में। वो होते हैं जो भूमध्य रेखा के पास होते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि जो भूमध्य रेखा के पास होगा वो जाहिर सी बात है उसका तापमान उच्च होगा। ठीक है, भूमध्य रेखा के पास जो होता है उसे हम उष्णकटिबंधीय मरुस्थल कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। भूमध्य रेखा के पास होता है उसे हम उष्णकटिबंधीय कहते हैं, ठीक है। भूमध्य रेखा के पास होता है, यानी कि जो भी यहाँ पे मरुस्थल होंगे वो गर्म मरुस्थल होंगे, ठीक है ना, गर्म होंगे। और जो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं होंगे वो ठंडा मरुस्थल होगा। तो अब आप ऑप्शन देख के बता सकते हैं कि इनमें से कौन है जो ठंडा मरुस्थल है, जैसे कि गोबी मरुस्थल हो गया, या ऑप्शन बी कालाहारी मरुस्थल हो गया, या ऑप्शन सी आटाकामा मरुस्थल हो गया, या ऑप्शन डी अरबिया मरुस्थल हो गया। तो जो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है जिसमें मैंने बोला कि भूमध्य रेखा के पास होगा, यानी कि ये वैसा मरुस्थल होगा जहां पे आपको याद रखना है कि ये गर्म मरुस्थल होगा, ठीक है ना। तो ये जो है गोबी जो है ये आपका गर्म मरुस्थल नहीं है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोबी जो है ये आपका उष्णकटिबंधीय नहीं है, यानी कि गोबी जो है ये आपको ध्यान रखना है ठंडा मरुस्थल है, ये आपको ध्यान रखना है। गोबी जो है ये आपको ध्यान रखना है, यह एक ठंडा मरुस्थल है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, गोबी जो है ये आपका एक ठंडा मरुस्थल है, लेकिन इसके अलावा भी अगर मैं बात करूं कि आपका कौन कौन सा जो है आपका ठंडा मरुस्थल है, तो जैसे अगर मैं ठंडा मरुस्थल की बात करूं तो आपको एक दो और याद रखना है। जैसे कि गोबी मरुस्थल के हो गया, इसके अलावा अगर हम बात करें तो पैटागोनियन मरुस्थल जो है ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर तो याद रखिएगा, इसका नाम आपको याद रखना है, थोड़ा सा बड़ा है तो इसे याद रखिएगा। ये जो है आपका पैटागोनियन, ठीक है, आपको ध्यान रखना है पैटागोनियन मरुस्थल है। ये भी जो है आपका एक ठंडा मरुस्थल है, ये आपको ध्यान रखना है पैटागोनियन मरुस्थल। ये आपका एक ठंडा मरुस्थल है, एक हो गया, और एक आपका गोबी हो गया। और दूसरा आपका कौन सा हो गया guys? तो याद रखिएगा दूसरा आपका जो है आर्कटिक मरुस्थल, ये भी आपका एक ठंडा मरुस्थल है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो है ये आपका कौन सा हो गया गाइस, याद रखिएगा। दूसरा जो है ये आपका आर्कटिक मरुस्थल हो गया, यह भी एक ठंडा मरुस्थल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं गाइस गोबी मरुस्थल से। आपको एक पॉइंट याद रखना है, सबसे पहला पॉइंट ये एक ठंडा मरुस्थल है, लेकिन उसके अलावा भी एक पॉइंट आपको याद रखना है कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं
तो याद रखिएगा एशिया का सबसे बड़ा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो ये आपको ध्यान रखना है एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो कि गोबी मरुस्थल है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है आपका गोबी मरुस्थल है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते गए तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे, ये हो गया आपके जो कि उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो आपका उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है, यानी कि जो गर्म मरुस्थल है, ठीक है, यानी कि कुछ जो है जो भूमध्य रेखा के पास होता है। तो भूमध्य रेखा के पास जो होता है वो कौन कौन सा मरुस्थल है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपने बहुत लोगों ने सुना होगा सहारा मरुस्थल, ठीक है। आपने बहुत लोगों ने सुना होगा कौन सा मरुस्थल है, तो याद रखिएगा, आपको याद रखना है सहारा मरुस्थल हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। आपको ये अगर दिख रहा है तो आप बता दीजिएगा कि ये कलर यूज नहीं करने के लिए, तो मैं नहीं करूंगी, ठीक है ना। तो आप कमेंट करके बोल दीजिएगा। पहला हो गया सहारा मरुस्थल हो गया, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें और कौन सा मरुस्थल है जो कि गर्म मरुस्थल है, तो थार मरुस्थल, ठीक है ना। सहारा हो गया, इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका थार मरुस्थल हो गया, यह भी एक गर्म मरुस्थल है, ये आपको ध्यान रखना है। सहारा हो गया, थार हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको एक पॉइंट और याद रखना है, जो कि आपको याद रखना है जो आटाकामा मरुस्थल हो गया, ठीक है। ऑप्शन में आपका जो कल्हारी, आटाकामा, अरबिया, ये सब आपका तो गर्म ही तो मरुस्थल है। यानी कि आपसे पूछा गया कि उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल नहीं है, तो सिर्फ गोबी नहीं है, बाकी ये 3 है। तो ये भी हो गया, तो आपका कौन सा हो गया इससे याद रखिएगा, ये हो गया आपका जो है आटाकामा मरुस्थल। अब हम बात करते हैं कि ये सब आपका पड़ता कहाँ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आटाकामा आटाकामा मरुस्थल ये सारे आपके पड़ते कहाँ है। तो सबसे पहले अगर हम सहारा मरुस्थल की बात करें तो ये आपका अफ्रीका में है, ये आपको ध्यान रखना है। सहारा मरुस्थल जो है ये आपका कहाँ है गाइस, याद रखिएगा, ये आपके अफ्रीका में है। और वहीं अगर हम थार मरुस्थल की बात करें, ये आपके भारत में है। थार मरुस्थल आपका कहाँ है गाइस, याद रखिएगा, भारत में है। और वहीं अगर हम बात करते हैं आपका जो है आटाकामा, आटाकामा जो है ये आपका जो है दक्षिणी चीन में है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा दक्षिणी अमेरिका में। तो याद रखिएगा ये आपका कहाँ है गाइस, तो आटाकामा जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके दक्षिण अमेरिका में है, ये आपको ध्यान रखना। और दक्षिण अमेरिका के चिली में, ठीक है। जैसे कि थार है जो कि भारत के कहाँ है गाइस, ये आपको कमेंट करके बताना है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और आपको याद रखना है सहारा मरुस्थल से। सहारा मरुस्थल से आपको क्या याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का, आपसे पूछा जाता है, याद रखिएगा कि विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है, तो ये है आपका सहारा मरुस्थल, ठीक है। विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है, ये आपको ध्यान रखना है। और विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है, गोबी है। और सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है, सहारा है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक भी था। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी कुमारगुप्त प्रथम, या ऑप्शन डी चंद्रगुप्त प्रथम। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बात करें जब समुद्रगुप्त के बारे में आया, तो इनसे रिलेटेड जितने भी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पॉइंट है या जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए उन्हें क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम इनके शासनकाल के बारे में बात करेंगे। शासनकाल किसी भी शासक का बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि वो कौन से इसके थे, और याद रखिएगा कौन से साम्राज्य के थे और इनका शासनकाल क्या है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट शासनकाल होता है। तो याद रखिएगा इनका शासनकाल था 335 से लेकर 375 ईस्वी तक जो है इनका शासनकाल था, ये आपको ध्यान रखना है। 335 से लेकर 375 ईस्वी तक इनका शासन था समुद्रगुप्त का, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे आपको बोला ही गया कि ये कौन से साम्राज्य के शासक थे गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके जो है गुप्त साम्राज्य के शासक थे, ये आपको ध्यान रखना है। कौन से साम्राज्य के, गुप्त साम्राज्य के शासक थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है इनकी उपाधि। तो याद रखिएगा यहाँ पे पूछा गया था, आपके प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था कि भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें जो है भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें जो है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है ना। तो भारत का नेपोलियन भी इन्हें कहा जाता था, ये भी आपको ध्यान रखना है, समुद्रगुप्त को, ठीक है, कहा जाता था। उसके अलावा अगर हम बात करें
इन्हें कवियों का राजा भी कहा जाता था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत का नेपोलियन कहा जाता था। और दूसरा याद रखिएगा, इन्हें जो है आपको याद रखना है कवियों का राजा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इन्हें कवियों का राजा भी कहा जाता था, तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि गुप्त साम्राज्य के किस शासक को कवियों का राजा भी कहा जाता था, तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त को कवियों का राजा भी कहा जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। कहा जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। तो आपको बताना है हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर था जो 3 भागों में विभाजित था। तो आपके ऑप्शन है धौलावीरा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी रोपड़ या ऑप्शन डी कालीबंगा। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का जो है धौलावीरा जो है ये 3 नगर में विभाजित था। वहीं अगर हम बात करें इनके 3 नगर कौन कौन से हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये 3 नगर में विभाजित था। तो पहला नगर इसका कौन सा था गाइस, तो याद रखिएगा पहला जो था वो था दुर्ग, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। पहला जो था ये क्या था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ये था आपका दुर्ग था। उसके बाद अगर दूसरा जो बात करें, दूसरा आपका कौन सा था, मध्य नगर था, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो है ये आपका कौन सा था गाइस, तो याद रखिएगा दूसरा आपका मध्य नगर था। और वहीं अगर तीसरा अगर हम बात करें तो था, याद रखिएगा निचला नगर था, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है ये निचला नगर था, ठीक है। तो ये 3 इसमें विभाजित था, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि जो धौलावीरा है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है, बहुत लोगों को पता होगा कि उसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो वैसे ही मेरा प्रश्न आपसे भी से है कि धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है गाइस, ये आपको बताना है कमेंट करके। तो याद रखिएगा धौलावीरा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है सफेद कुआं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है गाइस, तो याद रखिएगा धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ होता है सफेद कुआं, इसका शाब्दिक अर्थ है, ये आपको ध्यान रखना। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये आपको याद रखना है कि इसे यूनेस्को में भी शामिल किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। धौलावीरा को ये आपको ध्यान रखना है, इसे यूनेस्को में शामिल किया गया। और वहीं अगर हम बात करें इसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया, तो ये आपको ध्यान रखना है 2021 में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है 2021 में शामिल किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे एक एक करके मैं सारी पॉइंट को बात करती हूँ, लेकिन उससे पहले आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि यहाँ पे पूछा जाता है कि धौलावीरा किस नदी के तट पर स्थित है। तो याद रखिएगा ये जो धौलावीरा है आपके लूनी नदी के तट पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है जो कि लूनी नदी अभी तो फिलहाल विलुप्त हो गई है, तो याद रखिएगा ये जो था ये लूनी नदी के तट पर लूनी नदी के तट पर स्थित था, यह भी आपको ध्यान रखना है, लूनी नदी के तट पर स्थित था। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि धौलावीरा की खोज किसने और कब की थी। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे जगह नहीं है, तो मैं इसलिए यहाँ पे लिख देती हूँ। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं धौलावीरा के खोज के बारे में। तो याद रखिएगा धौलावीरा की खोज जो है ये किसने की थी, तो जगपति जोशी जी ने की थी, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी जो है सिंधु सभ्यता के कुछ स्थल दे देते हैं और उनके जो है खोजकर्ता दे देते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा जगपति जोशी जी ने धौलावीरा की खोज की थी। और वहीं अगर हम बात करें जगपति जोशी जी ने धौलावीरा की खोज कब की थी, 1967 में की थी, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ से 2 पॉइंट आपको याद रखना है जो कि पूछा जाता है कि धौलावीरा से आखिर जो है कौन कौन से साक्ष्य मिले थे। तो बहुत सारे साक्ष्य मिले थे, लेकिन 2 जो है वो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पे अगर हम साक्ष्य की बात करेंगे इससे आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे हम साक्ष्य की अगर हम बात करेंगे तो याद रखिएगा सबसे बड़ा जलाशय, सबसे बड़ा जल जलाशय, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा जलाशय जो है ये आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ा जलाशय ये जो है ये कहाँ मिला है गाइस, याद रखिएगा ये आपका जो मिला है ये मिला था, आपको याद रखना है धौलावीरा से सबसे बड़ा जलाशय। और दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ पे मिला था स्टेडियम का अवशेष जो मिला था वो कहाँ से मिला था गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जो स्टेडियम जहाँ क्रिकेट वगैरह खेला जाता है जो आप सब जानते होंगे, स्टेडियम के अवशेष कहाँ मिले गाइस, तो याद रखिएगा स्टेडियम के अवशेष जो है ये भी आपके जो है धौलावीरा से मिले हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये 2 बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा सबसे बड़ा जलाशय और स्टेडियम के अवशेष मिले हैं और इसे यूनेस्को में 2021 में शामिल किया गया और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारत का वह कौन सा बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन ए कोच्चि, ऑप्शन बी पारादीप, ऑप्शन सी कांडला या ऑप्शन डी तूतीकोरिन। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांडला बंदरगाह जो है ये मुक्त व्यापार क्षेत्र इसे कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि कांडला बंदरगाह का अब नया नाम अगर हम बात करते हैं गाइस, देखिएगा अब जो है इसका नाम क्या हो गया है कांडला बंदरगाह का। तो याद रखिएगा अब जो इसका नाम है, ये आप ध्यान रखिएगा कौन सा नाम है, दीनदयाल बंदरगाह। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये आपको याद रखना है। इसे जो है फिलहाल कांडला बंदरगाह कहते हैं जब इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन अभी इसे दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, दीनदयाल बंदरगाह। अब अगर हम बात करते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस बंदरगाह की स्थापना कब हुई थी। कांडला बंदरगाह की अगर हम स्थापना की बात करते हैं 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है कि कांडला बंदरगाह की स्थापना कब हुई थी, 1950 में हुई थी, ये आपको याद रखना। और वहीं अगर हम बात करें कांडला बंदरगाह जो है ये आपके कौन से राज्य में है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके जो है गुजरात में है, ये आपको ध्यान रखना है। गुजरात के वो भी कौन से तट पे है, तो ये भी पूछा जाता है, गुजरात के पश्चिमी तट पे, पूर्वी तट पे, तो कौन साइड है, तो याद रखिएगा गुजरात के पश्चिमी तट पे है, ये भी आपको ध्यान रखना है। गुजरात के आपके पश्चिमी तट पर है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, पश्चिमी तट पर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कांडला बंदरगाह जो है, याद रखिएगा कांडला बंदरगाह जो है ये कार्गो हैंडलिंग में जो है ये सबसे ज्यादा आगे है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये है 2024 और 23 और 24 के जो डेटा जो हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ कि कार्गो हैंडलिंग में जो है ये सबसे ज्यादा अग्रगणी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कांडला बंदरगाह जो है ये किस चीज में अग्रगणी है, तो याद रखिएगा कि ये कार्गो हैंडलिंग में अग्रगणी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक पॉइंट और याद रखिएगा कि ये जो है मुक्त व्यापार क्षेत्र जो है ये कब इसका हुआ था, तो याद रखिएगा 1965 में। ठीक है, कांडला बंदरगाह जो है ये आपको ध्यान रखना है 1965 में, 1965 में मुक्त व्यापार क्षेत्र बना था, ये आपको ध्यान रखना है। 1965 में याद रखिएगा मुक्त व्यापार क्षेत्र जो है ये हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, मुक्त व्यापार क्षेत्र हुआ था 1965 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि कौन मृदा के निर्माण में ह्यूमस के निर्माण तथा अपक्षय की दर को प्रभावित करता है। ठीक है, तो मृदा के निर्माण में ह्यूमस के निर्माण और अपक्षय की दर को प्रभावित करता है। तो आपके ऑप्शन ए समय, ऑप्शन बी वनस्पति जात और प्राणी जात, ऑप्शन सी जलवायु या ऑप्शन डी जनक चट्टान। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जलवायु सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। और याद रखिएगा जलवायु में अगर हम बात करें तो तापमान, ठीक है, तापमान। और अगर सिर्फ एक चीज पूछता तो ये इसमें आपका ऑप्शन भी चेंज हो सकता था। तो याद रखिएगा तापमान किसको प्रभावित करती है और वर्षा किसको प्रभावित करती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं दिखा रही हूँ ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जो तापमान जो है ये आपको किसको प्रभावित करती है, तो याद रखिए जो उच्च तापमान होता है, ठीक है, उच्च तापमान जो है ये अपक्षय की गति को तेज कर देता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या करता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। उच्च तापमान क्या करता है, तो याद रखिएगा उच्च तापमान अपक्षय की गति को तेज करता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है उच्च तापमान अपक्षय की गति को फास्ट कर देता है, अपक्षय की गति को तेज कर देता है। ठीक है, अपक्षय की गति को तेज कर देता है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो वर्षा है ये किस तरीके से प्रभावित करता है, तो वर्षा की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा वर्षा जो है ये ह्यूमस निर्माण को जो है ये सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, ये आपको ध्यान रखना है। वर्षा जो है ये क्या करती है, वर्षा जो है ये ह्यूमस निर्माण को, आपको ध्यान रखना है, वर्षा ह्यूमस निर्माण को प्रभावित करती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये अलग अलग है, ये दोनों आपको याद रखना है। उच्च तापमान जो है ये अपक्षय की गति को तेज करता है, और ये जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है ह्यूमस निर्माण को प्रभावित करती है, ये भी आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पहले इसे कंप्लीट कर लीजिएगा, प्रभावित करती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में
कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो मानव का कौन सा ऊतक है जो जन्म के बाद इसमें कोई विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका में, या ऑप्शन बी कंकाल में, या ऑप्शन सी संयोजी में, या ऑप्शन डी इनमें से सभी में। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, करेक्ट हो जाएगा। तंत्रिका में कोई विभाजन नहीं होता है जन्म के बाद, ये आपको याद रखना है। वहीं अगर हम तंत्रिका से रिलेटेड अगर हम बात करें तो याद रखिएगा इसे जो है 2 भागों में बांटा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसे 2 भागों में विभाजित किया गया। वहीं अगर हम बात करें कि 2 भागों में जो है कौन-कौन से भागों में विभाजित किया, तो पहले आपको याद रखना है कि तंत्रिका को कितने भागों में विभाजित किया गया, तो याद रखिएगा 2 भागों में। 2 भागों में इसे विभाजित किया गया है और वो कौन-कौन से भाग है ये भी आपको याद रखने हैं, ठीक है? 2 भागों में विभाजित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना। और पहला जो है ये कौन-सा है, तो पहला जो है ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। पहला जो है ये कौन-सा है, पहला आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। पहला जो है ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है। और दूसरा जो है ये आपका कौन-सा है, दूसरा जो है आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र है, ठीक है? दूसरा जो है ये आपका क्या है गाइस, तो याद रखिएगा दूसरा जो है ये आपका परिधीय, ठीक है? आपको ध्यान रखना है दूसरा जो है ये आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र है। अब ये दोनों का काम क्या है, तो इसे मैं इतना ज़्यादा नहीं लिखा पाऊँगी, तो इसे मैं बोल देती हूँ ताकि आप इसे एक बार याद रखिएगा, ठीक है? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है ये क्या करता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है ये मस्तिष्क और किसको, रीढ़ की हड्डी को जो है इसमें शामिल होता है। और याद रखिएगा ये जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, ये जो जितने भी कार्य होते हैं शरीर को, इसको नियंत्रित करने का काम यही करता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ये आपको याद रखना। और वहीं अगर हम परिधीय तंत्रिका तंत्र की बात करें तो इसमें तंत्रिकाएं शामिल होती हैं। तो याद रखिएगा इसका काम क्या क्या होता है, इसे जो है ये आपको ध्यान रखना, जो ये क्या करती है, शरीर के विभिन्न अंगों तक जो है ये पहुंचाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है जो कि आपको याद रखना है तंत्रिका से। यहाँ पे जो है आपको याद रखना है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे लंबी कोशिका आपकी कौन सी होती है, तंत्रिका कोशिका होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तंत्रिका जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये सबसे लंबी कोशिका है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, ठीक है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, ये आपको याद रखना है। अगर सबसे लंबी कोशिका है तो इसका लंबाई आपको याद रखना होगा। सबसे लंबी कोशिका है मानव शरीर की, ठीक है? आपको याद रखना है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, ये आपको याद रखना। और अगर इसकी लंबाई की अगर हम बात करें, इसकी लंबाई कितनी है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसकी लंबाई है 1 से लेकर 1.5 मीटर तक, ठीक है? आपको याद रखना है 1 से लेकर 1.5 मीटर तक, 1 से लेकर 1.5 मीटर, 5 मीटर तक लंबाई है, ये आपको याद रखना है। 1 से लेकर 1.5 मीटर तक इसकी लंबाई है, ये अभी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य को नंद वंश को समाप्त करने के लिए किसने प्रेरित किया था? तो आपके ऑप्शन ए कौटिल्य ने, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम ने, ऑप्शन सी सिकंदर ने, या ऑप्शन सी वशिष्ठ ने। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कौटिल्य ने जो है नंद वंश को समाप्त करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को प्रेरित किया था। वहीं अगर हम कौटिल्य की अगर हम बात करें तो इनके 2 नाम अलग है, जरूरी नहीं आपको ऑप्शन में कौटिल्य दे, तो इनका 2 नाम अलग है, तो इसलिए कंफ्यूज करने के लिए भी एग्जामिनर जो है नाम आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन में वो दे देते हैं। तो इनका जो है एक नाम क्या था गाइस, तो याद रखिएगा एक नाम है इनका चाणक्य, जो चाणक्य से बहुत लोग इन्हें जानते भी होंगे, चाणक्य है। और दूसरा इनका नाम क्या है गाइस, तो चाणक्य है, और दूसरा इनका नाम जो है ये है विष्णुगुप्त, ठीक है? आपको ध्यान रखना है, पहला चाणक्य और दूसरा आपको याद रखना है। दूसरा इनका कौन सा नाम है गाइस, याद रखिएगा दूसरा है इनका विष्णु विष्णुगुप्त इनका दूसरा नाम है, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इनकी प्रमुख रचना है जो कि इन्होंने कौन सी किसकी रचना की थी, तो याद रखिएगा अर्थशास्त्र की, ठीक है? आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है कौटिल्य जो है अर्थशास्त्र के लेखक हैं। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी, तो याद रखिएगा अर्थशास्त्र की रचना जो है ये कौटिल्य ने की थी, यानी अर्थशास्त्र के लेखक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार भी थे, तो ये भी पॉइंट लिख लीजिए, ये आपको ध्यान रखना। कौटिल्य जो है ये आपको ध्यान रखना है, कौटिल्य जो है ये आपको ध्यान रखना है चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार थे, ठीक है? आपको ध्यान रखना है कौटिल्य जो है ये आपको याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार थे, चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार थे, ये भी आपको याद रखना है, सलाहकार थे।
इसके अलावा अगर हम बात करें तो अब हम कुछ पॉइंट बात कर लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जो कि ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पे किन के बारे में बात करेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इनके जो है शासनकाल के बारे में बात करेंगे। तो याद रखिएगा, यानी कि इनकी जो है अगर हम बात करते हैं कि इन्होंने मौर्य समाज की स्थापना, ठीक है, आपको ध्यान रखना अगर हम बात करें तो याद रखिएगा इन्होंने जो है मौर्य समाज की स्थापना कब की थी, यानी कि ये मौर्य समाज के संस्थापक है, ठीक है, आपको याद रखना है मौर्य समाज के संस्थापक कौन है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मौर्य समाज के संस्थापक है चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है, आपको चंद्रगुप्त मौर्य। वहीं अगर हम बात करें कि इन्होंने मौर्य समाज की स्थापना कब की थी, तो ये आपको याद रखना है इन्होंने मौर्य समाज की स्थापना 322 ईसा पूर्व में की थी। तो ये आपको ध्यान रखना है इन्होंने कब की थी गाइस, याद रखिएगा 322 ईसा पूर्व में, 322 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना की थी मौर्य समाज की, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा इनके समय में राजधानी कहाँ थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो याद रखिएगा इनके समय में राजधानी पाटलिपुत्र थी, ये आपको ध्यान रखना है। इनके समय राजधानी कहाँ थी, तो ये आपको ध्यान रखना है इनके समय जो राजधानी थी ये पाटलिपुत्र थी, आपको ध्यान रखना है इनके समय राजधानी पाटलिपुत्र थी, ये भी आपको याद रखना है। तो गाइस राजधानी आप याद रखिएगा, क्योंकि राजधानी पूछा जाता है कि किसके समय में राजधानी कौन से समाज साम्राज्य के टाइम में राजधानी कहाँ थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र थी, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि अजंता के मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजस्थानी, या ऑप्शन बी मधुबनी, या ऑप्शन सी मुगल कालीन, या ऑप्शन डी भित्ति। तो गाइस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर में 2-3 बार ये प्रश्न आपसे पूछा गया कि अजंता के मंदिर की दीवारों पे किस प्रकार की चित्रकारी है। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा भित्ति चित्रकारी। अब भित्ति चित्रकारी होता क्या है ये भी आपको याद रखना है। तो वहीं अगर हम भित्ति चित्रकारी की बात करें तो याद रखिएगा भित्ति चित्रकारी ऐसी चित्रकारी होती है जो गीली दीवारों पे जो है, आपको ध्यान रखना है गीली दीवारों पर चित्रकारी की जाती है, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है गीली दीवारों पर चित्रकारी की जाती है, ये आपको याद रखना। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जो कि है आपका अजंता की गुफा, ठीक है। तो गीली दीवारों पर चित्रकारी की जाती है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका ऐसा कौन-कौन सा है जिस पे भित्ति चित्रकारी है। तो जरूरी नहीं आपसे अगर अजंता की गुफा अजंता की मंदिरों के बारे में पूछ रहा है तो हमेशा आपसे यही पूछे। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जैसे कि अगर हम बात करें भित्ति चित्रकारी का उदाहरण की अगर हम बात करें तो भित्ति चित्रकारी की अगर हम उदाहरण की बात करते हैं तो इसमें आपका पहला हो गया अजंता हो गया। उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आपका कौन सा हो गया, आपका हो गया एलोरा गुफा के जो है दीवार जो है ये आपको ध्यान रखना है। तो दूसरा आपका कौन सा हो गया, याद रखिएगा दूसरा हो गया आपका एलोरा की गुफा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो है जो भित्ति चित्र की उदाहरण है, ठीक है, तो एलोरा की गुफा हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें एलोरा की गुफाओं पर भी भित्ति चित्रकारी की हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो याद रखिएगा आपका जो है कौन सा हो गया, आपका कोणार्क सूर्य मंदिर पर भी आपका जो है कोणार्क सूर्य मंदिर की दीवारों पर कोणार्क सूर्य मंदिर जो कि आपके ओडिशा में है, तो ये आपको याद रखना है कोणार्क सूर्य मंदिर जो है आपका, इस पे भी भित्ति चित्रकारी की गई है, ये आपको याद रखना है कोणार्क सूर्य मंदिर हो गया। और एक और याद रखिएगा दूसरा आपका कौन सा हो गया, एक और आपको याद रखना है, एक और आपका कौन सा हो गया बाघ गुफा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये आपका जो है मध्य प्रदेश में, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो है आपको ध्यान रखना है बाघ गुफाओं पे भी जो चित्रकारी की गई है ये आपको ध्यान रखना है। बाघ गुफाओं पे भी जो चित्रकारी की गई है वो भित्ति चित्रकारी की गई। अब यहाँ पे याद रख लीजिएगा, जो अगर हम बात करते हैं एलोरा की गुफा की तो याद रखिएगा एलोरा की गुफा जो है ये भी आपके महाराष्ट्र में है, ये आपको ध्यान रखना है एलोरा की गुफा आपके महाराष्ट्र में। वहीं अगर हम बात करें कोणार्क सूर्य मंदिर की अगर हम बात करें ये आपके उड़ीसा में है, कोणार्क सूर्य मंदिर आपका उड़ीसा में है। और वहीं अगर हम बात करते हैं आपके बाघ गुफा ये आपका मध्य प्रदेश में है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि भित्ति चित्रकारी को ही हम क्या कहते हैं, फ्रेस्को पेंटिंग भी इसे हम कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। भित्ति को हम क्या कहते हैं, तो इसे याद रखिएगा इसे हम फ्रेस्को, ठीक है, आपको ध्यान रखना है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम फ्रेस्को पेंटिंग भी कहते हैं, तो ये भी आप लिख लीजिएगा इसे हम फ्रेस्को पेंटिंग भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश की स्थापना विद्या शक्ति द्वारा की गई थी।
तो विद्या शक्ति के द्वारा जो है ये कौन से राजवंश की गई थी? ऑप्शन ए मोखारी, या ऑप्शन बी पल्लव, या ऑप्शन सी वाकाटक, या ऑप्शन डी चालुक्य। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाटाकक वंश की स्थापना की गई थी। और वहीं अगर हम बात करते हैं तो ये आपको याद रखना है कि वाटाकक वंश की स्थापना जो है ये कब हुआ था गाइज, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना जो है 255 ईस्वी में की गई थी। ये भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करते हैं वाकाटक वंश की स्थापना, ये ठीक है आपको ध्यान रखना है, वाकाटक वंश की स्थापना जो है ये कब की गई थी गाइस, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना जो की गई थी वो 255, ठीक है आपको ध्यान रखना है 255 ईस्वी में हुई थी। ये भी आपको याद रखना है, इसकी स्थापना हुई थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से घासों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपको बताना है घासों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो आपके ऑप्शन है एग्रेस्टोलॉजी, ऑप्शन बी पेडोलॉजी, ऑप्शन सी सेरियोलॉजी, या ऑप्शन डी पेलियंटोलॉजी। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा घासों का अध्ययन जो है ये एग्रेस्टोलॉजी कहलाता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर हम पेडोलॉजी की बात करें तो याद रखिएगा आपको याद रखना है मृदा का अध्ययन, ठीक है। मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है मृदा का अध्ययन जो है ये पेडोलॉजी कहलाता है। ये आपको याद रखना है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो ये आपको याद रखना है सेरियोलॉजी। सेरियोलॉजी में जो है ये किसका अध्ययन होता है, तो याद रखिएगा इसमें जो है अनाज का अध्ययन क्या कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अनाज का अध्ययन जो है ये सेरियोलॉजी कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं अगर हम बात करें आपका जो है पेलियंटोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको क्या कहते हैं। तो इसमें जो है आपको ध्यान रखना है जो भी जितने भी प्राचीन, ठीक है आपको ध्यान रखना है जितने भी प्राचीन जीव हैं, ये आपको ध्यान रखना है प्राचीन प्राचीन जीवों जीवों के जो है आपको ध्यान रखना है प्राचीन जीवों के, ठीक है आपको ध्यान रखना है प्राचीन जीवों के जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। ये आपको याद रखना है प्राचीन जीवों के जीवाश्मों का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है, जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है, पेलियोंटोलॉजी कहलाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है हमसे कि पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था। तो आपके ऑप्शन है अमर्त्य सेन ने, या ऑप्शन बी महबूबुल हक ने, या ऑप्शन सी मनमोहन सिंह ने, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सबसे पहले जो अगर हम एक पॉइंट आपको ये बता दें जो कि आपको याद रखना है कि जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला है, तो वो मिला है अमर्त्य सेन को। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। वहीं अगर हम महबूबुल हक की बात करें तो पहला मानव विकास सूचकांक तैयार किया था और इसे प्रकाशित कब किया था। तो वहीं अगर हम बात करें प्रकाशित की अगर हम बात करते हैं तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है कि इसे प्रकाशित कब किया गया था, तो याद रखिएगा इसे प्रकाशित किया गया था 1990 में, ठीक है याद रखिएगा इसे प्रकाशित किया गया था 1990 में। और किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भी आप लिख लीजिए। ये भी पूछा जाता है कि जो है पहला मानव विकास सूचकांक जो है ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, तो संयुक्त राष्ट्र, ठीक है आपको ध्यान रखना है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है आपको ध्यान रखना है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, जिसे हम क्या कहते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसे हम कहते हैं यूएनडीपी कहते हैं, ठीक है आपको ध्यान रखना है जिसे हम यूएनडीपी कहते हैं। तो इसके द्वारा जो है ये आपको ध्यान रखना है प्रकाशित किया गया था, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से झांसी की रानी पुस्तक किसने लिखा है। तो आपके ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा ने, या ऑप्शन बी डॉक्टर कर्ण सिंह ने, या ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर ने, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वृंदावन लाल वर्मा ने जो है झांसी की रानी पुस्तक लिखा था, ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं अगर हम बात करें तो याद रखिएगा इसका जो है प्रकाशन कब हुआ था, झांसी की रानी की पुस्तक का अगर हम प्रकाशन की बात करते हैं तो ये प्रकाशन आप याद रखिएगा इसका प्रकाशन हुआ था 1946 में, ठीक है आपको ध्यान रखना है 1946 में इसका प्रकाशन हुआ था। वहीं अगर हम बात करते हैं वृंदावन लाल वर्मा की अन्य रचनाएं जो उनकी अनेक जो दूसरी पुस्तक है वो कौन कौन सी है, तो जैसे अगर हम बात करें इन्होंने और कौन कौन सी पुस्तक लिखी है, तो याद रखिएगा महारानी, ठीक है आपको ध्यान रखना है महारानी दुर्गावती जो है ये किसने लिखा है, इससे आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बात करें तो याद रखिएगा महारानी दुर्गावती के लेखक यही है वृंदावन लाल वर्मा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है
दूसरा आपका कौन सा हो गया, याद रखिएगा दूसरा आपका हो गया गढ़ कुंडार। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो है ये कौन सा हो गया, इससे याद रखिएगा दूसरा जो हो गया ये हो गया आपका गढ़ कुंडार हो गया। वहीं अगर हम तीसरे अगर हम बात करें, तीसरा जो है ये आपका कौन सा हो गया गाइस, याद रखिएगा तीसरा जो है मृग नयनी हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो है ये आपका कौन सा हो गया, मृग नयनी हो गया। तो ये सारे पुस्तक जो है ये किनके हैं, वृंदावन लाल वर्मा के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि पाल वंश के पतन के बाद बंगाल के किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया था। तो आपके ऑप्शन है सेन वंश ने, या ऑप्शन बी गौर वंश ने, या ऑप्शन सी इलियास वंश ने, या ऑप्शन डी गणेश वंश ने। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाल वंश के पतन के बाद सेन वंश का शासन स्थापित हुआ था बंगाल में। और याद रखिएगा इस वंश की सेन वंश की जो है याद रखिएगा सेन वंश की स्थापना जो है ये किसने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो याद रखिएगा इसकी स्थापना जो की थी वो की थी राजा विजय सिंह ने। ये भी आपको ध्यान रखना है, तो कभी कभी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा इसकी स्थापना सेन वंश की स्थापना जो है ये किसने की गई, से याद रखिएगा राजा विजय सिंह ने की थी। और कब की थी ये भी आप याद रखिएगा, राजा विजय सिंह ने की थी, जो कि 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच की थी। ये आपको ध्यान रखना है, 11वीं से 12वीं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कह रहा है कि रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। तो आपके ऑप्शन है समतल दर्पण, या ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, या ऑप्शन सी अवतल दर्पण, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोगियों के नाक, कान और गले के लिए जो है डॉक्टर अवतल दर्पण करते हैं। और याद रखिएगा अवतल दर्पण ही डॉक्टर क्यों यूज करते हैं। तो इसकी एक खासियत है जो कि आपको याद रखना है। अवतल दर्पण क्या करता है, तो याद रखिएगा अवतल दर्पण जो है प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखा देती हूँ कि अवतल दर्पण का काम क्या होता है। तो याद रखिएगा ये जो है प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करती है। तो अवतल दर्पण अगर प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करेगी तो इसका रिजल्ट क्या होगा ये भी आपको याद रखना है। तो प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करती है, ये आपको याद रखना है। वहीं अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, तो याद रखिएगा एक बिंदु पे केंद्रित करती है, जिसकी वजह से वस्तु जो है आपको ध्यान रखना है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से वस्तु वस्तु जो है बड़ी और स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, जिसकी वजह से वस्तु बड़ी बड़ी और क्या होती है गाइस, याद रखिएगा बड़ी और स्पष्ट दिखाई देती है। इसी वजह से जो है डॉक्टर क्या यूज करते हैं, अवतल दर्पण। बड़ी और स्पष्ट दिखाई देती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो है अवतल दर्पण जो है ये इसका यूज जो है सिर्फ डॉक्टर ही नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अवतल दर्पण का जो है यूज कहाँ कहाँ होता है। तो जैसे कि अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है, जो आपका वाहन हेडलाइट होता है, जो वाहन हेडलाइट में कौन सा यूज होता है, कौन सा दर्पण यूज होता है, तो वाहन हेडलाइट में भी आपका अवतल दर्पण ही यूज होता है हेडलाइट में। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको अगला याद रखना है माइक्रोस्कोप। अगर ये वस्तु को केंद्रित करके बड़ी और स्पष्ट दिखाती है तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका यूज कहाँ हो सकता है, माइक्रोस्कोप में। माइक्रोस्कोप में भी इसका उपयोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है कि कौन लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। तो आपके ऑप्शन है भीमराव रामजी अंबेडकर, या ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद, या ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, या ऑप्शन डी भगत सिंह। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दादा भाई नौरोजी जो है ये लिबरल पार्टी से चुनने वाले ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए जो है पहले भारतीय थे जो चुने गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। और इनसे आपको 2 पॉइंट याद रखना है। दादा भाई नौरोजी से 2 पॉइंट कौन कौन से याद रखने हैं तो वो भी आपको याद रखना है। सबसे पहले जो है एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट गलत करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो है प्रश्न पूछा गया था कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो बहुत लोग महात्मा गांधी को महात्मा गांधी पे अपने जो है आंसर दे देते हैं, जो कि बहुत रॉन्ग है।
तो याद रखिएगा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो कहा जाता है वो कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को, ठीक है, महात्मा गांधी को नहीं कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है पुस्तक के बारे में पूछा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसका नाम। तो इनकी जो पुस्तक थी वो कौन सी पुस्तक थी, तो याद रखिएगा इनकी जो पुस्तक है वो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है इनकी कौन सी पुस्तक है। तो याद रखिएगा इनकी पुस्तक जो है थोड़ा लिखने में समय लग जाता है, ठीक है ना। तो पॉवर्टी एंड, ये आपको ध्यान रखना है इनकी जो पुस्तक है वो कौन सी है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कौन सा है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, रूल इन इंडिया, ये इनकी पुस्तक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ग्रैंड ओल्ड मैन में बहुत लोग गलती करते हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, याद रखिएगा वो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर निम्न में से किस क्षेत्र में निम्नतम दाब रहता है। तो गर्म शुष्क मौसम के दौरान जो है कौन से उपमहाद्वीप पर, ठीक है, किस क्षेत्र में निम्न दाब रहता है। तो आपके ऑप्शन है पश्चिमोत्तर में, ऑप्शन बी मेघालय में, या ऑप्शन बी कक्षकिरण में, या ऑप्शन डी राजस्थान में। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पश्चिम उत्तर में जो है ये सबसे ज्यादा जो है निम्न दाब रहता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइज आपका जो है रेलवे ग्रुप डी एंड एनटीपीसी से रिलेटेड जो आज का सेशन था ये यहीं कंप्लीट होता है। अगर ये सेशन आपके लिए थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव, थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। और प्लीज प्लीज मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, नोट बनाइए एंड रिवीजन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।